गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे आपने देखे हैं थंबनेल से भी आपने आइडिया कर लिया होगा कि हम क्लास 10 का जो मॉडल पेपर रिसेंटली अभी बोर्ड ऑफिस ने इशू किया था और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं कि जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट अगर देखते हैं आप एमसीक्यूज़, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और दूसरा आपके पास वेलोसिटी और लास्ट में आपको दिया हुआ है सराउंडिंग। तो अगर आपको थोड़ा कुछ याद हो, जब हम मोशन के चैप्टर में जब हम स्टडी कर रहे थे रेस्ट ऑफ मोशन को, तो वहाँ पे भी हमने इसकी डेफिनेशन को, मोशन की डेफिनेशन को रीड किया था। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल सिंपल हम ये देख सकते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक टेबल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बुक की एग्जांपल ले लें और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कह सकते हैं वो किस में, रेस्ट में। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, तो हम कह सकते हैं वो किस में है, स्टेट ऑफ मोशन में है। तो यहाँ पे देखें, टाइम तो है आपके पास क्वांटिटी, बट स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सराउंडिंग। यानी अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो पहला जो आपके एमसीक्यूज़ है उसका आंसर क्या है, सराउंडिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सराउंडिंग। ठीक है, यानी अगर कोई भी बॉडी है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपनी लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम उसको कह देते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है। सेकंड ऑप्शन देखिए, ये डेफिनेशन ही थी और सेकंड भी मुझे डेफिनेशन ही लग रही है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी जो है, वो एनर्जी हम कहाँ स्टडी कर रहे थे, केमिस्ट्री में, बायो में बिल्कुल नहीं। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में नहीं। तो हमारे पास तो दो ऑप्शन है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आपके पास फिज़िक्स है। तो हम इसको लिख लेते हैं फिज़िक्स। नंबर 3 ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यूज़, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम दोनों ऑप्शन को देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड में आपको एक दिया हुआ 1 और फिर दिया हुआ है 0। तो अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने ये देखा था कि क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। और अगर हम देखें क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होती है टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है। और इसको हमने जो हमारा टेक्स्ट बुक था उसमें हमने इसको स्टडी किया था इस हिसाब से कि आपके पास एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये आपके पास हिस्सा फलक्रम पे मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी आपके पास सीसॉ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये इसका मूवमेंट आर्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है मूवमेंट आर्म d। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इस क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सिंपली ये है कि जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हम टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टॉर्क होता है। तो हम लिख लेते हैं इसको, नेगेटिव टॉर्क। एच से यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी क्यूबिक एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो अगर आपको याद हो तो क्यूबिक एक्सपेंशन में अपने थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में लीनियर एक्सपेंशन किया था और क्यूबिक एक्सपेंशन किया था। तो क्यूबिक एक्सपेंशन में चेंज इन वॉल्यूम जो था वो इक्वल था बीटा वी डेल टी के। तो बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर क्यूबिक एक्सपेंशन है, तो चेंज इन वॉल्यूम, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा डेल वी। मैं इसका यूनिट ड्राइव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर,
और यहाँ पे भी आपके पास क्यूबिक मीटर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन। तो ये से कैंसिल होगा तो आपके पास जो आंसर में आएगा 1/k आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है 1/k। फिफ्थ वाली देखते हैं हम एमसीक्यूज। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर या फिर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक और भी किया था वेक्टर्स में कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग सपोज कर लेंगे हमारे पास एक वेक्टर फोर्स वेक्टर है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस पर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो ये फोर्स जो वेक्टर है आपके पास ये स्प्लिट होगा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स कंपोनेंट में और एफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स में। तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो फिफ्थ का आंसर है रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। नंबर 6 जो ऑप्शन है उसको देखते हैं हम। अ कॉन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो अनस्टेबल तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम यही दुरुस्त होगा। उसकी रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेबल देखिए हम एक कोन ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह की होगी। देखिए जब वो इस तरह से बेस अपने बेस पर इस तरह से खड़ी हुई है तो हम इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना चाहें इसके मीडियम से तो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नियर टू, यू कैन से दैट द नियर टू अर्थ है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो लो है। तो जब भी किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है या नियर टू अर्थ होता है हम कहते हैं बॉडी किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही आंसर आएगा। नंबर 7 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, किसने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं 4 ऑप्शन है आपके पास। न्यूटन है, आइंस्टाइन है, कैवेंडिश है और जूल है। तो जूल्स को तो आप निकाल ही दें इस ऑप्शन में से, और आइंस्टाइन भी 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है न्यूटन और कैवेंडिश। तो न्यूटन ने ये फाइंड आउट नहीं किया था, ठीक है, कैवेंडिश ने इसको फाइंड किया था और ये 1797 या 98 में इन्होंने फाइंड आउट की थी वैल्यू ऑफ जी एग्जैक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बहुत सिंपल है ये। जब वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करते हैं तो उसमें भी हम लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं तो उसमें भी ये आता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो ये सबको ही पता होगा क्या कहते हैं हम इसको। हुक्स लॉ तो नहीं कहेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ एनर्जी भी नहीं है बल्कि क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा अब देखें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो थोड़ा नॉलेज बेस्ड हैं। आपको अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की हुई है टॉपिक्स की या जो भी आपने फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं तो उनसे ही रिलेटेड हैं, कोई ऐसा कोई लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये सब आपके पास नॉलेज बेस हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जिनको आपने स्टडी किया है पूरे साल, उनमें से ही एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अभी तक तो जितने भी हमने किए हैं ये ऐसे ही हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट जो है आपके पास 9th वाला ऑप्शन है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। अब ये फिर अगेन आपके चैप्टर 8 का एमसीक्यूज है। तो जब हम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, और इसका फॉर्मूला भी हमें बताएं। पावर किसकी इक्वल होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नंबर 10 वाला ऑप्शन देखते हैं हम। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर,
ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को अगर हम लिखना चाहें तो न्यूटन है आपके पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर और मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं kg m इनवर्स सेकेंड माइनस 2। तो ये यूनिट है और ये इक्वल किसके होता है, पास्कल के। ऑलरेडी हमें पता है ये इक्वल टू 1 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है पास्कल। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। 11 वाला ऑप्शन देखते हम। 11 वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ सेट ऑफ सेवरल कलर इज ऑब्टेन, द सेट ऑफ कलर इज कॉल्ड। तो छोटी क्लासेस में भी आप कर चुके हैं इतना मुश्किल नहीं है कि जब लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो हमें पता है वो स्प्लिट होती है अपने 7 कलर्स में, सही है। और यहाँ पे स्क्रीन में जो कलर जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है 7 कलर्स का, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं अब देखिए यहाँ पे रेनबो तो फॉर्म नहीं हो रही, स्पेक्ट्रम कलर सेट भी नहीं कहेंगे, कहीं आपने पढ़ा भी नहीं होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ये स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है 7 कलर्स का, तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं 12 वाला ऑप्शन। 12 वाला जो MCQs है उसमें 10 एक्सपोनेंट -9 दिया हुआ है, सेकेंड इज कॉल्ड 10 एक्सपोनेंट -9 सेकेंड को हम क्या कहते हैं। तो आपने प्रीफिक्सेस याद किए होंगे, -3, -6, -9, -12, और चैप्टर 2 में है ये, तो इसको नैनो ही कहते हैं, याद रखिएगा। 10 एक्सपोनेंट -9 इज नैनो। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वाटर, सॉलिड, गैसेस और फिर वैक्यूम। तो अगर हम साउंड वेव्स की नेचर को देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल। तो आपको क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इनमें से किस में से ट्रैवल नहीं हो सकती, तो मटेरियल मीडियम कौन सा है, वाटर, सॉलिड और गैसेस, ठीक है। ये सब आपके पास क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये मटेरियल मीडियम है फॉर द साउंड वेव्स, और सिर्फ वैक्यूम ही मटेरियल मीडियम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 13 का वैक्यूम राइट आंसर का, ठीक है। 14 को देखते हैं अगर हम। 14 है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, वो कह रहे हैं अगर आपके पास Q की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और P 2 सेंटीमीटर है, यानी Q की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, Q आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और P की वैल्यू आपको गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करें, तो अगर आपको याद हो तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q/P, और अगर मैं इसको 4/2 करूँ तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीफिकेशन क्या आएगी आपके पास 2, तो इसका आंसर क्या है 2 आ जाएगा, ठीक। इमेज फॉर्म बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज रियल, वर्चुअल, बोथ, समटाइम्स रियल, समटाइम्स वर्चुअल। तो देखें लास्ट वाला ऑप्शन और सेकंड लास्ट ये तो नहीं होगा, रियल और वर्चुअल में तो हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, याद रखिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड और रियल। तो इसका राइट आंसर क्या है, रियल, ठीक है। 17 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमारे पास टेम्परेचर का जो यूनिट है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और
ऐसे यूनिट का जो टेम्परेचर का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे एक MCQ मिस हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक MCQ हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उसको देख लेते हैं दोबारा से। 11 के बाद 12 है आपके पास, ये नैनो सेकंड हो जाएगा, ये हम बात कर चुके हैं, नैनो आएगा इसका आंसर। 13 की जब हम बात करते हैं तो 13 में है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये आ जाएगा। और फिर 14 की अगर हम बात करते हैं तो 14 में है अ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश इमेज इज़ ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम, प्लेन मिरर में नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो जो राइट इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। 15 वाला ये बिल्कुल सेम, ये जो अभी मैंने आपको सॉल्व किया है, और वो क्या है, Q की वैल्यू 4 दी हुई है, P दिया हुआ है आपको पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी थी, तो हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड कर ली, वो क्या है 2। अब 16 को 15 के बाद 16 को अगर हम देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय आवर आई लेंस, वो क्या होता है, ये भी अभी मैंने आपको बताया, रियल इमेज होता है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक, और स्मॉलर इन साइज़ होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन, और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट उसकी डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। 18 है द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज़ कॉल्ड, कैपेसिटर तो नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है, इंसुलेटर्स भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक। और 19 को अगर हम देखते हैं, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट इज़ कॉल्ड, यानी एक मैग्नेट जो है अपने अराउंड जो स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, तो उस रीजन को हम, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ही कहेंगे ना, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कहेंगे, सही है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब उसके बाद 20 वाला देखें ऑप्शन, 20 वाला ऑप्शन जो है वो है MCQs, वर्क इज़ नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो वर्क को हम देख लेते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क को जब हम डिफाइन करते हैं तो FS या फिर FD cos थीटा होता है, ठीक है, और जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा होता है 3 फैक्टर्स पे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा। अब देखिए कॉस नेगेटिव कब होगा, माइनस साइन कब होता है, कि ये होता है वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अबव थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो वो वर्क डन क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से इसको मूव करते हैं ऊपर अपर डायरेक्शन में, तो ये हाइट हो जाएगी h, सपोज कीजिए यहाँ पे है h, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो अगर हम इसका एंगल देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक इस पूरे एंगल को, तो ये तकरीबन बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा वो 180 डिग्री है, ठीक। और 180 डिग्री कैसे, अगर आप इसको cos 180 डिग्री लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास -1, और वर्क क्या हो जाएगा, W -FS के इक्वल आ जाएगा, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है।
नंबर 21 जो है वो क्वेश्चन देखें, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज़ कैरिड बाय, यानी पी टाइप सब्सटेंसेस को अगर हम डिस्कस करें तो देखें सेमीकंडक्टर ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ग्रुप 3 के एलिमेंट्स या फिर ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। इस एडिशन में हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। अब देखें, अगर मैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को कंबाइन करता हूँ या उनकी डॉपिंग करता हूँ प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास देखें 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो एक स्पेस जो है वो आपके पास वो वैकेंट रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पी टाइप में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द रिएक्शन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब 22 है। हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए तो हमें फिशन रिएक्शन चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो है वो फ्यूजन रिएक्शन है, इसका ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। और यही थे आपके MCQs। तो अगर कुछ समझ में आया है, कुछ बेहतर लगा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है।